नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। महाकुंभ संपन्न हो गया। अब बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। बात इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ को संपन्न कराया वो लाजवाब था, बेहतरीन। उनके जो मैनेजमेंट स्किल हैं उसकी बहुत तारीफ हो रही है। इतना बड़ा आयोजन और योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरी टीम के साथ इसको कैसे किया? क्या उनके पास जितने लोग थे उतने टेक्नो फ्रेंडली थे? क्या उनके पास जो टीमें थी वो प्रशासन के तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर या और भी जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसके लिए वो सक्षम थे? कई ऐसे सवाल हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े महाकुंभ को, जिसको हम 144 साल के बाद होने वाले महाकुंभ के नाम से जाने जा रहे हैं, उसको करने के लिए जो उनकी टीम थी वो कितनी सक्षम थी। तो जो रिजल्ट आया 1.25 महीने के बाद, जिस तरीके से पूरा महाकुंभ चला, वो देखकर ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने दक्षता के साथ उसको पूरा किया, यानी कि मिशन को कंप्लीट किया। हालांकि कुछ नजरें इंतजार कर रही थी इस बात के लिए कि कुछ खामियां नजर आए ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके। तो इस महाकुंभ को लेकर दुनिया भर में जितनी चर्चा इसलिए भी थी कि इतना बड़ा आयोजन है, तो चर्चा इसलिए भी की गई कि कुछ लोग इसमें खामियां ढूंढते हुए नजर आए। इस पर मैं बात करूंगा, इसके पीछे की राजनीति पर भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं महाकुंभ का जो दृश्य बना वो दृश्य का मैं शब्दों के जरिए कुछ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसको समझिएगा। पूरे महाकुंभ में जो देखने को मिला, जो हमें समझ में आई बात, वो ये कि वहां पर जाति धर्म सब एक हो गए थे, अमीरी गरीबी सब एक हो गए थे। ये एक कोशिश थी कि जो समाज हमारा बटा हुआ था या बट रहा है, वो समाज कैसे जोड़ा जा सकता है ऐसे आयोजनों से। उसका एक बड़ा उदाहरण था ये महाकुंभ। कहते हैं एक ही घाट पर अमीर हो या गरीब, उस चाहे किसी भी जाति विशेष का हो, सभी लोगों ने एक साथ स्नान किया। यानी कि वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं था। कोई एक दूसरे से ये नहीं पूछ रहा था कि आप किस जाति से हैं और आप क्या करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप अमीर हैं या गरीब हैं। यानी कि जो एक संदेश जाना चाहिए सोसाइटी को कि हिंदू अगर आप बनकर आए हैं, क्योंकि हिंदू आस्था का सवाल था वहाँ पर, तो आप सिर्फ हिंदू, वहाँ पर जाति मायने नहीं रखते। ये बताने का मकसद ये है, क्योंकि मैं जिस पर आना चाह रहा हूँ वो यही था कि इससे पहले देश में, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इससे पहले जो जाति की राजनीति होती रही है और जो जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होती रही है, उस एक वर्ग को बड़ा धक्का लगा है। उसको ये लग रहा है कि जो ये 65 से 70 करोड़ लोग जो वहां पर जमा हुए, जो इकट्ठा हुए, जो श्रद्धालु आए आस्था के नाम पर, क्या वो हिंदू, वो बीजेपी या राइट विंग जिसको कहते हैं हम, क्या उनके वोट बैंक हो जाएंगे? क्योंकि वहां जाति का सवाल तो था ही नहीं, वहां पीडीए जैसा कोई सवाल था ही नहीं जैसे बाकी पार्टियां करती हैं। तो उसमें इनको ये लगा कि ये जो लोग आ रहे हैं, क्या वो हिंदू जो हैं वो एक पार्टी विशेष की, यानी कि सीधे तौर पर अगर कहें तो क्या वो बीजेपी के वोट बैंक बन जाएंगे? इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई बार आस्था की डुबकी लगाते वक्त लोगों को महसूस हुआ कि कुछ बाहर से ऐसे राजनेता हैं जो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहता,
क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है, खुद से उस पर विचार करने की बात है कि ऐसे कौन से लोग थे जो कि धर्म के नाम पर भी राजनीति करना चाह रहे थे, जो महाकुंभ के नाम पर भी राजनीति करना चाह रहे थे। जो एक दो घटनाएं हुई, इतने बड़े आयोजन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो दुखद है। हालांकि वो घटना कैसे हुई, किसने कराई, क्या जानबूझकर हुआ, इस पर जांच हो रही है। ये एक अलग विषय है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ, जो प्रयागराज में जो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ लोगों की जान गई, स्वाभाविक है कि ऐसा कोई चाहता नहीं था। जिनके लोग गए, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, उनके लिए सहानुभूति है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जहां 65 से 70 करोड़ की आबादी जुट रही हो, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आए, वहां पर ऐसी घटना अगर हो गई तो उसको लेकर जो और बाकी चीजें अच्छी हुई वहां पर, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। याद कीजिए कि उस घटना के बाद जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक नकारात्मक राजनीति की गई, लोगों को भड़काया गया, अफवाह फैलाई गई कि वहां पर अव्यवस्था है, उसके बाद भी जन सैलाब ऐसा देखने को मिला कि जैसा लग रहा हो कि उसका कोई असर नहीं। आज भी शिवरात्रि के दिन करीब अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 3 से 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और उस घटना के बाद भी लोग आते रहे। इसलिए आते रहे क्योंकि जिन लोगों ने महाकुंभ जाकर डुबकी लगाई, उन लोगों से आप पूछिए कि व्यवस्था वहां पर कैसी थी। यूपी पुलिस की तारीफ सिर्फ यूपी ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में हो रही है कि जिस तरह का उनका मैनेजमेंट था, जिस तरह का उनका व्यवहार था वहां पहुंचने वाले लोगों के साथ, वो वाकई में चौंकाने वाला था। इसलिए कि इससे पहले तक कुछ भ्रांतियां थीं यूपी पुलिस को लेकर, वो खत्म होती दिखी। लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते नहीं दिखे। हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करता दिखा। देश का कई ऐसा जो संगठन चलाने वाले, देश के ऐसे कई लोग थे, कई संगठन ऐसे थे जो वहां पर तंबू गाड़कर आपके स्वागत के लिए खड़े थे। दिन रात आपकी यात्रा या आपकी जो ये आस्था जो है महाकुंभ को लेकर, उसको आघात न पहुंचे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखा उन्होंने। और महाकुंभ जिस तरीके से संपन्न हुआ, कराया गया, वो अब कम से कम जो लोग इसका क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका मुंह भी अब बंद हो गया है। अब वो भी बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने जो विरोध किया था पहले, बाद में उन्हीं लोगों ने इसको एक्सटेंड करने की भी मांग करने लगे कि महाकुंभ को और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि हर चीज का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से जो 1.25 महीने का तय किया गया था जो वक्त, उसके मुताबिक आज महाकुंभ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2-3 दिन वहाँ से लोगों को जाने में अभी वक्त लगेगा और लोग आते जाएंगे और वहाँ पर महाकुंभ में स्नान करेंगे। तो पूरा ये जो महाकुंभ था, ये 3-4 बड़ी चीजों के लिए जाना जाएगा। एक कि इतना बड़ा आयोजन, और उस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, और जो ये मैसेज गया पूरी दुनिया को कि ये आयोजन जो है सिर्फ भारत ही कर सकता है या भारत सक्षम है उसको करने के लिए। जितनी आबादी यहाँ जुटी थी उसकी आधी आबादी तक तो देशों में जनसंख्या नहीं है, उतने लोग वहाँ नहीं है जितना कि यहाँ पर आप कहिए कि हमने एक देश बसाया। 1.25 महीने के लिए भारत में ही एक देश को बसाया और उसको चलाया
और चलाकर पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारा मैनेजमेंट स्किल इस कदर है। और उसकी तैयारी आज से 5 से 7 साल 8 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। योगी आदित्यनाथ की बात यहां करना बहुत जरूरी है कि उनको पता था कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है, रहने वाला है, कि इसको किस कदर बढ़िया से आयोजन को सफल बनाया जाए और उनके जो टीम है, उनके जो लोग हैं, वो कैसे उनको साथ में लेकर चलना है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपने स्किल का, जो मैनेजमेंट स्किल उनका खुद का जो है, उसका भी यहां पर एग्जाम्पल एक देखने को मिला। एक उदाहरण उन्होंने पेश किया कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं, बाबा भी हैं, मठ से भी जुड़े हुए हैं, और मठ से जुड़ा हुआ बाबा चाहे तो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। जब ये मुख्यमंत्री बन रहे थे, याद होगा, उस पर भी सवाल उठे थे कि एक बाबा मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, एक बाबा राजनीति कैसे कर सकता है, एक बाबा कैसे प्रदेश को चला सकता है। उस दृष्टि को भी इन्होंने दिखाया, उस दूरदृष्टि को भी इन्होंने दिखाया। यानी कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ खुले मुंह से होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट और सेंटर का जो एक कॉम्बिनेशन बना, समन्वय जो बना, वो भी शानदार दिखा। कैसे? चाहे वो यातायात को लेकर देखें, चाहे वो रेलवे को लेकर देखें, हवाई यातायात को लेकर देखें, आंकड़े बताते हैं कि वहाँ किस तरह से व्यवस्था, कितने की संख्या में लोग आए, और सारे लोग लगभग मतलब 99%, 9% लोग इस पूरे महाकुंभ से संतुष्ट है। जो लोग गए और जब वापस आए तो उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया, जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था की तारीफ की, लोगों के बीच में जो बातें उन्होंने बताई, उससे लोग प्रभावित होकर और पहुँचे वहाँ पर। अगर थोड़ी भी निगेटिविटी वहाँ पर होती या थोड़ी भी अव्यवस्था की बात अगर होती वहाँ पर, तो यकीन मानिए कि एक सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें इस कदर फैलती कि शायद लोग जाने से वहाँ पर बचते। लेकिन धीरे धीरे वो संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। वजह सिर्फ एक ही थी कि वहाँ का जो मैनेजमेंट था, वहाँ की जो व्यवस्था थी, वो लोगों को ठीक लगी। और वही बात वो जब वापस आए तो अपने आसपास के लोगों को बताया, और आसपास के लोग वो अपने आसपास के लोगों को बताया, और वो बात फैलती गई। वो एक मैसेज गया कि प्रयागराज में जो महाकुंभ इस बार लगा है, उस महाकुंभ की तैयारी ज़बरदस्त है, व्यवस्था ज़बरदस्त है। आप बस पहुंच जाइए, ना रहने की दिक्कत, ना खाने पीने की दिक्कत, ना कोई और तरह की दिक्कत, ना लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत। योगी आदित्यनाथ एक एक चीज पर अपनी नजर रखे हुए थे। उनको पता था कि जहां पर भी वो असफल होंगे, उनके ऊपर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, साथ ही केंद्र सरकार पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि अभी पूरे भारत में करीब 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ही विचारधारा वालों की सरकार है। तो जो भी कनेक्ट कर रहा था प्रयागराज से अपने आप को, किसी भी राज्य से कनेक्ट कर रहा था, तो वो दोनों राज्यों का कोऑर्डिनेशन ही था। और उनको पता था कि एक राज्य का दूसरे राज्यों से जो कनेक्टिविटी है, वो दोनों राज्यों की सरकारें कर रही थी और एक दूसरे को सहयोग कर रही थी वहां पहुंचने में और वहां से वापस भेजने में। सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लगी रही, लेकिन कहीं भी कोई भी ये नहीं कहता दिखा आपको कि वहां पर मुझे कोई परेशानी हो रही है। वो मैनेजमेंट देख रहा था, जाहिर तौर पर जहां पर एक साथ करोड़ों लोग जुटेंगे तो कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन वो दिक्कतें क्षणिक थी और लोग वहां पर आना जारी रखे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो दो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बाद संख्या में कमी आ जाती, लोग प्रयागराज नहीं जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है, ये तो मैंने पूरी कहानी आपको बताई कि योगी आदित्यनाथ मैनेजमेंट किस तरीके से किए, योगी आदित्यनाथ ने जो मैनेजमेंट किया उसको लेकर प्रयागराज में किस तरीके से लोग जुटे, वहाँ पर डुबकी लगाई,
और वहाँ की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर जो दृश्य था वहाँ का वो कैसा था। अब मैं ये कहता हूँ या बता रहा हूँ आपको कि इसके पीछे फिर राजनीति क्यों होने लगी, विपक्ष जो है वो राजनीति क्यों करने लगा। वो राजनीति इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि क्या ये जो 65 से 70 करोड़ जो लोग जुटे हैं, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी या किसी एक खास पार्टी के वोटर तो नहीं हो जाएंगे। जो जाति में बांटना चाहते थे समाज को, उनको लग रहा है कि इस महाकुंभ की वजह से वो जाति कहीं एक तो नहीं हो जाएंगे। तो जो जाति बांटने की या जो बांटने की राजनीति करते हैं इस देश में, उनको इस बात का भय सता रहा है कि ये अगर सब लोग एक हो जाएंगे, समाज एक हो जाएगा, तो बांटो और राज करो वाली जो नीति है इनकी, वो उस मंशा में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आरोप लगते रहे, इसलिए वहां पर सवाल उठते गए। और उस पर एक बड़े नेता एक पार्टी के, उन्होंने यहां तक कह दिया क्या इससे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, क्या अमीर जो गरीब हैं वो अमीर हो जाएंगे, स्कूल क्या इससे बन जाएगा, क्या शिक्षा की स्थिति है, क्या हेल्थ सुविधाएं, तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने रखा। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर लाखों करोड़ रुपयों का जो एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ लोगों के बीच में, वो भी एक एग्जाम्पल सेट करता है। अर्थनीति भी यहाँ से आप बनाकर चल सकते हैं कि वहाँ से अर्थनीति को भी बनाया गया, बनाकर लाया भी गया, और हो जाने के बाद, महाकुंभ हो जाने के बाद उसको और आकलन किया जाएगा, बताया जाएगा कि पूरी जो यहाँ पर वित्तीय पहलू जो है वो कितना सक्सेस रहा, कितना सफल रहा। तो जो राजनीति करने वाले थे उनकी राजनीति कम से कम खत्म हो गई। महाकुंभ बहुत अच्छे तरीके से सफल हो गया। जो मैनेजमेंट था योगी जी का वो बहुत सफल तरीके से उन्होंने पूरा किया। पूरी दुनिया ने लोहा माना, देश की तो हम क्या बात ही कहें। और इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि देश में बड़े से बड़े आयोजन को हम कर पाने में सक्षम हैं। और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कंट्री होगा कि इतना बड़ा आयोजन बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के करा सके। तो इस महाकुंभ को सफलतापूर्वक कराने का जो श्रेय है सबसे पहला, वो श्रेय मैं योगी आदित्यनाथ को इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उन पर बहुत बोझ था, वो बहुत दबाव में भी थे, चुनौती बड़ी थी और उस चुनौती को उन्होंने पार किया। 2 घटनाएं हुई, मैं बार कह रहा दुखद है, लेकिन एक घटना की जांच हो रही है कि वो कोई असामाजिक तत्व ने किया या मिसमैनेजमेंट था। ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो भी अफवाह से हुआ, और ये दोनों घटनाएं आप समझिए कि बस इतने बड़े आयोजन में एक कहते हैं ना कि 2 ऐसी घटना हो गई कि जिसकी वजह से मन दुखी हो गया, वही मन दुखी करने वाला रहा, वरना ये पूरा आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और महाकुंभ जो हुआ उसमें राजनीति खोजने की कोशिश न की जाए। वो राजनीति नहीं बल्कि वो श्रद्धा का केंद्र रहा, और वो श्रद्धा का केंद्र है वो न किसी जाति में आप बांट सकते हैं, न किसी वर्ग में बांट सकते हैं, न अमीरी गरीबी में बांट सकते हैं। आज वीडियो में मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यह महाकुंभ जो था वो शानदार रहा, और आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े आयोजन हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। और क्योंकि मैं कुंभ नहीं जा पाया, इसका अफसोस मुझे अपने जीवन भर रहेगा, लेकिन जो लोग गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योगी जी आप ऐसे ही काम करते रहें, और जो श्रद्धालु वहाँ पर जाकर धन्य हुए, अपने आप को धन्य मान रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बस इतने, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन इसको तो आप सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है मन कही, आपका अपना चैनल मन कही। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।